हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 फिजिक्स की एक श्रृंखला शुरू किए हुए थे, जिसका यह लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ भाग देखे थे, 6 भाग थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यांत्रिकी मैकेनिक्स शुरू किया था, जिसमें गति के नियम, गति के प्रकार और कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावलियां जैसे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है पिछले 2 लेक्चर, उन्हें पहले चेकआउट कीजिए और इस लेक्चर से कैरी आगे करिए। ठीक, आज के इस सेशन में हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सभी भौतिक राशियों पर चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं बल, फोर्स। क्या होता है बल? बल वह बाह्य कारक है जब किसी भी पिंड या वस्तु पर लगाई जाती है तो उसको क्या होता है, अगर वह गत्यावस्था में है, मतलब अगर वह मोशन में है तो बल के द्वारा उसे रोका जा सकता है। अगर वह विरामावस्था में है तो बल दे करके उसे हम गति दे सकते हैं, मतलब गत्यावस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वह गतिशील है, जैसे कि ये वस्तु गतिशील है, हमने बल इधर से दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, गति की दिशा में भी बल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है और बल के आकार या आकृति में भी परिवर्तन कर देता है या करने की कोशिश करता है। तो डेफिनेशन समझिए कि हमने क्या किया है, किसी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स, बल बोल रहे हैं। ठीक, ये डेफिनेशन को आप लोग याद रखोगे, क्यों 3 मार्कर 5 मार्कर में आ सकता है। ठीक, बल आ सकता है, बल के प्रकार आ सकते हैं, इन सभी को आप 11 मार्कर में भी इलैबोरेट करने को पूछा जा सकता है। ठीक, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गत्यावस्था, विरामावस्था, गति की दिशा में, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आकार, आकृति, साइज एंड शेप, उसको आप बल दे रहे हो तो क्या करते हो, किसी भी वस्तु को बल दे रहे हो तो उसमें अगर वो अपनी आकृति को चेंज कर ले रहा है या फिर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं इस पेन को दबा रहा हूं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। ठीक, लेकिन हम बोल सकते हैं कि परिवर्तन होने की टेंडेंसी है, कोशिश हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो यह किसके द्वारा हो रहा है, बल के द्वारा। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एफ, कैपिटल एफ से। हमने लास्ट सेशन में जो गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन के द्वारा जो प्रतिपादित है, उसमें हम लोगों ने F = ma प्रतिपादित किया था। कैसे आया था कि फोर्स जो है, बल किसी वस्तु पर, जिस वस्तु पर लगाया जा रहा है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान, यहां मास, ये m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है, F = ma, कि बल को गणितीय रूप में हम लोग F = ma में प्रदर्शित करते हैं, जहां पर m जो है उस वस्तु का मास, द्रव्यमान है, a त्वरण है, एक्सेलरेशन है। बल का SI, अब मात्रक की बात करें, देखो साथियों, हम लोग सारे भौतिक राशियों को देख रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं, किस में प्रदर्शित करते हैं वो देख रहे हैं, गणितीय रूप है तो दे रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग मात्रक की बात कर रहे हैं, फिर सदिश है कि अदिश है और विमीय सूत्र। इन पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। ये हर एक भौतिक राशि में आप इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को लिखोगे। डेफिनेशन है, उसका मात्रक है, उसका विमीय सूत्र है, सदिश है कि अदिश है, ये 4 पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक, तो बल का जो SI मात्रक है वह है न्यूटन। न्यूटन में इसे मेजर किया जाता है। ठीक, और अगर सीजीएस पद्धति में देखें तो डाइन होता है, और यहां पर 1 न्यूटन जो है
वह 10 की पावर 5 घात में 5 डाइन के बराबर होता है। इसे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बल एक सदिश राशि है, इसे आप लोग देखो, बल एक सदिश राशि है। कैसे? मैंने क्या बोला था, सदिश राशि होने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब वेग में परिवर्तन की दर, और वेग एक सदिश राशि है। और यहां पे डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि आप फोर्स, जैसे कि मैंने ये वाला बोला कि कोई वस्तु इस डायरेक्शन में गत्यावस्था में थी, हमने अगर फोर्स इधर लगाया डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं बल में त्वरण की वजह से दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसलिए हम लोग बल को सदिश राशि बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा। पहले देख लो, MLT-2 कैसे हुआ, देखते हैं। यहां पे हमने बोला फोर्स इज इक्वल टू ma। देखो, याद कर सकते हो, याद कर लो। अगर आपको विमीय सूत्र निकालना आता है तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, पेपर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग आराम से कॉन्फिडेंट के साथ लिख सकते हो। ठीक, तो हमने क्या क्या बोला था, MLT इसी में डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मास, M मतलब द्रव्यमान, इसको किस में डिनोट करते हैं, M से, कैपिटल M हो गया। अब एक्सेलरेशन का हमने लास्ट सेशन में क्या निकाला था, LT-2। ठीक, ये होता है वेग अपॉन टाइम। इसका हमारा क्या था, दूरी बटे समय। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमारा क्या आया था, डिस्टेंस को L से डिनोट करते हैं। ठीक, और 2 टाइम आ रहा है तो T का स्क्वायर, LT-2। तो हमने A का क्या निकाला था लास्ट सेशन में, LT की पावर -2, LT की पावर -2, और इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ये हो गया क्या हमारा फोर्स का, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। ठीक, इतना आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बल को हमने देख लिया। अब बल के कुछ प्रकार हैं, सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है कि घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दो टॉपिक को तो आपको अच्छे से करना है। सिलेबस में जो शब्द क्लियर दिए हैं उनका आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझते चलना है। और एक चीज मैं अभी बता दूं कि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, अभी और आने चालू हो गए। तो आपको जो फॉर्मूले में बता रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। और स्टेप मार्किंग भी होती है, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर पूरा आंसर नहीं भी निकल पाता है तो आपके स्टेप्स जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा प्रयास करिए, आपके आंसर्स भी निकलेंगे। ठीक, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो बल में हम पढ़ेंगे घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक, तो अभी हमने पढ़ा कि बल किसी वस्तु पर लगाने पर उस वस्तु की गत्यावस्था में है तो हम लोग उसे रोक सकते हैं, स्थिर अवस्था में है तो उसे हम लोग गत्यावस्था में कर सकते हैं, आकार आकृति परिवर्तन कर सकते हैं बल के द्वारा। ठीक, अब यहां पे मान लेते हैं किसी वस्तु पर हमने बल लगाया F। ठीक, तो ये वस्तु क्या होगी, मूव करेगी आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या होगा, गति करेगा। गति जो होगा आगे आगे की तरफ गतिशील होगा। तो यहां पे देखो, इस ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसका कुछ मास m है, द्रव्यमान m है, और ये सरफेस के कांटेक्ट में है यहां पे। ठीक, अगर इसको हम लोग फोर्स लगा कर खींचते हैं तो यहां पे घर्षण बल जो है वह पीछे की तरफ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो आपको क्या समझना है कि दो सरफेस के बीच में यह फोर्स लगता है।
कांटेक्ट जहां पे हो रहा है वहां पे यह घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में जब आप कैरम खेलते हो तो क्या हो रहा है, जो आपने स्ट्राइकर मारा तो स्ट्राइकर का जो निचला तल है और हमारा जो कैरम बोर्ड है उसका ऊपरी तल, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, रगड़ हो रही है, उनके बीच में क्या हो रही है, रगड़, फ्रिक्शन आ रहा है, घर्षण हो रहा है। तो यहां पर जो बल लगेगा वह कौन सा बल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक, आपने जो बल दिया जब आपने मारा स्ट्राइकर को, वो आपके द्वारा दिया गया बल है, वह एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, लेकिन जो सरफेस के बीच में लग रहा है वह आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम चल फिर पा रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि दो सरफेस के बीच में लगने वाला बल है। ठीक, तो देखिए वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा गति का विरोध करता है। कैसे, हमने यहां पे बल लगाया, अगर इनके बीच में संपर्क है तो कहीं ना कहीं इस वस्तु को जो हमारी धरती है वह रोक रही है, मतलब यह फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, ओवरकम कर रहा है। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा घर्षण बल जो है वह संपर्क, दो वस्तुओं के बीच के संपर्क तल में लगने वाला बल है और गति का विरोध करता है, इसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख सकते हो कि ये अलमीरा है, इसने धक्का दिया, आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो यहां पे घर्षण बल कहां लग रहा है, विपरीत दिशा में। एक चीज और देखोगे, जिस दिशा में वस्तु आगे गतिशील है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। अगर हमने फोर्स इधर लगाया तो वस्तु की गतिशीलता इस डायरेक्शन में होगी और फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, घर्षण फोर्स इधर होगा। ठीक, तो गति के विपरीत दिशा में भी लगती है, इसे भी आप याद रखोगे, अलग से पॉइंट लिख लो। अब यहां पे देखो पॉइंट्स, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है, अभी बताया मैंने। घर्षण बल मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रकृति कैसी है मार्ग का, ज्यादा खुरदरा है कि चिकनी है। चिकनी सतह होगी तो वस्तु उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, ज्यादा खुरदुरा होगा तो उसमें घर्षण बल ज्यादा होगा और वस्तु आगे गतिशील ज्यादा तेजी से नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप कैरम बोर्ड में पाउडर डाल के क्या करते हो, घर्षण बल को कम करते हो, फ्रिक्शन को कम करते हो, खुरदरापन को कम करते हो। कहने का मतलब है खुरदरापन जितना ज्यादा होगा घर्षण बल उतना ज्यादा होगा, चिकनी सतह जितनी होगी उतना ही कम घर्षण बल होगा। ठीक है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। जो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग कार्य पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर जो ये बल लग रहा है यही नेगेटिव है, क्योंकि घर्षण बल एक टाइप से नेगेटिव है, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए घर्षण बल के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह ऋणात्मक होगा, ये ध्यान रखोगे। ठीक, यहां पे भी देखो ये मोशन आगे की तरफ है, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लग रहा है, ये हमने जो फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ गतिशील है। क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक, नोट डाउन कर सकते हो घर्षण बल। अब देखो घर्षण बल के कुछ लाभ हैं, उसके एग्जाम्पल देखो, है ना और कुछ हानियां हैं, कैसे हम घर्षण बल कम कर सकते हैं उसके उपाय भी देखेंगे। चलिए, तो घर्षण बल के लाभ है कि हम लोग पृथ्वी की सतह पर अगर चल फिर पा रहे हैं तो घर्षण बल की वजह से चल फिर पा रहे हैं। ठीक, घर्षण के कारण ही हम लोग ब्रेक लगा करके गाड़ी, कार, मोटर को रोक सकते हैं, वो घर्षण बल की वजह से ही होता है, क्योंकि वहां पे जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक शू जो है वह आपके टायर के बीच में संपर्क स्थापित करता है और घर्षण उत्पन्न करता है, वह बल उत्पन्न करता है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। ठीक, दांतों के बीच में घर्षण हो रहा है, घर्षण के कारण ही माचिस से आग उत्पन्न की जा सकती है। देखो मैं आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट के तौर पर भी मैं यहाँ पे जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको इसको समझना है कि पेपर में इसी टाइप से आपको
एक्सप्लेन करना है। अगर 11 मार्कर में आता है तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर करोगे, या फिर कोई भी 5 मार्कर या 3 मार्कर में कोई भी पोर्शन से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप डायरेक्टली 3.5 पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना। अब घर्षण की कुछ हानियां क्या है कि अगर मशीनें जो हमारी वर्क कर रही हैं, अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो उनके जो कलपुर्जे हैं वह घिस जाएंगे, जिससे कि मशीन की जो डेफिशिएंसी है वह बढ़ जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक, ह्रास होता है मशीनों का। ठीक, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। ठीक, और कुछ ऊर्जा जो है वह हीट के फॉर्म में, वह ऊष्मा के फॉर्म में रिलीज होना चालू होता है, जो कि एक वेस्टेज ही है। तो फ्रिक्शन फोर्स की कुछ हानियां हैं, इनको भी याद रखोगे। और भी होती हैं, हमने कुछ पर्टिकुलर लिया है। अब कुछ उपाय हैं कि घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है। तो बहुत आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि अगर आप लोग क्या करते हो कि पॉलिशिंग कर दो, पेंट कर दो। ठीक, मतलब सतह को क्या करना है, खुरदुरापन से चिकना करना है। तो हम पॉलिशिंग कर दिए। ठीक, पॉलिशिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं स्नेहकों के द्वारा। जब आप कैरम बोर्ड खेल रहे थे तो जो पाउडर डाला था वह स्नेहक ही तो है। वह क्या किया, जो खुरदुरापन है, गड्ढे हैं, उनको फिल कर देता है। ठीक, स्नेहक में और क्या क्या आता है, तेल, ऑयल जिसे बोलते हैं, है ना, तेल। ग्रीस आप यूज करते हो, गाड़ी मोटरों में ग्रीस लगाया जाता है बियरिंग के पास, ताकि क्या हो, जो कलपुर्जे हैं वह घिसे ना, है ना, उनके बीच में फ्रिक्शन काफी कम हो जाए और हमारा मशीन लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक, बॉल बियरिंग का भी यूज किया जाता है ना, साइकिल, कार, हर जगह बियर्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा, ऐसे बॉल बियरिंग होती है। इसमें क्या हो रहा है, जो सरफेस कांटेक्ट है वह काफी कम हो जा रहा है, पॉइंट कांटेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे बॉल है तो ये बॉल यहाँ पे कांटेक्ट, अगर इन दोनों को डायरेक्टली हमने कांटेक्ट में लिया होता तो काफी ज्यादा घर्षण बल आ रहा होता, लेकिन हमने क्या कर दिया, बॉल्स डाल दी, बियरिंग जिसे बोलते हैं। इससे क्या हो गया, घर्षण बल कम हो जाता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बल में घर्षण बल खत्म कर लिया। अब आता है क्या, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक, यहां पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, देखो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम 3 मार्कर में पूछ सकता है, 5 मार्कर में पूछ सकता है, या 11 में भी पूछ सकता है, पूरा इलेबोरेट करने के लिए। उसके अलावा एक टर्म और आती है सार्वभौमिक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक के नाम से पूछेगा, जिसको जी से डिनोट करते हैं। देखो ये नियम है और ये स्थिरांक है, और बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, क्या होता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो साथियों, पूरे ब्रह्मांड में जब किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो कि दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, उन दोनों पिंडों के मासेस जो कि द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, और उन दोनों पिंडों के बीच के डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर करता है। क्या क्या, द्रव्यमान पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। वह आकर्षण बल है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मान लेते हैं दो पिंड जिसका मास m1 और एक का मास m2 है, इनके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, वह F आकर्षण बल हम मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी r है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, जो कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक, दो पिंडों जिसका मास m1 m2 है, इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है हमारे गुरुत्वाकर्षण नियम की। अगर हम इनको साथ में लिखें तो क्या होगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इक्वल लाया, तो एक कांस्टेंट वैल्यू कैपिटल G आएगी, जिसको हम लोग सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। और ये आपका फॉर्मूला बन गया आकर्षण बल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें कैपिटल G क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, थोड़ा ध्यान रखोगे आप। ठीक, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैपिटल G क्या है सर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी जो कि गुरुत्वाकर्षण नियम में आया, जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो आपको डायरेक्टली मैंने क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी पूछा जा सकता है 3 मार्कर में। तो ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक, कि G का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, -11। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रहेगा। सर कैसे याद रख सकते हैं इसे, हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, भौतिक राशियां जितनी पढ़ाई वहां पे हमने उसके डेफिनेशन को पढ़ाया, उसके बाद हमने वहां पे उसके मात्रक को बताया, मात्रक के अलावा हमने उसके विमीय सूत्र को भी बताया है। ठीक, तो यहाँ पर विमीय सूत्र, अगर आप पहले मात्रक देखो, ठीक, यहाँ पे जो फॉर्मूला बना था ये बना, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, G इज इक्वल टू ला सकते हो। बाकी चीजें जो राइट हैंड साइड में है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओगे तो G का फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक, तो G की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट। यहां पर फोर्स का, बल का यूनिट हमने पढ़ा न्यूटन, R जो है डिस्टेंस है, तो हम लोग डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, और इसमें स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, ये दोनों m1 m2 मासेस हैं, द्रव्यमान हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे kg, और 2 हैं तो kg का स्क्वायर। बहुत इजी से निकाल लिया आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये हो गया हमारा यूनिट, मात्रक किसका, कैपिटल G का। कैपिटल G क्या होती है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक, अब इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो m-1 L³ T-2। ठीक, यह एक अदिश राशि है, इसे आप लोग याद रखोगे। यहां पे कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक, एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल लगा रहे हैं, कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, तो हम लोग बोलेंगे यह एक अदिश राशि है। ठीक, विमीय सूत्र भी ये बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे, यहीं से हमने अभी फोर्स, बल का क्या विमीय सूत्र निकाला है, mLT-2। ठीक, mLT-2, यहां पे आप रख सकते हो mLT-2। R का क्या होता है, डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे L स्क्वायर, और नीचे kg है, मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किसमें डिनोट करते हैं हम लोग, मास, m कैपिटल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1m से 1m कट जाएगा, 1m नीचे बचेगा, वह ऊपर जाकर के -1 हुआ, L 1 है। ठीक, और 2L इधर है, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर के L³ बन गया और T-2 बन गया। ये हो गया आपका क्या, विमीय सूत्र। इसका थोड़ा टफ है, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखोगे, 3 पॉइंट। ठीक, और भी अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन ये 3 पॉइंट जानना जरूरी है।
उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं हैं, इसे आप लोग ध्यान रखो। यह बल सदैव आकर्षण का होता है, बिल्कुल। यह एक केंद्रीय बल है जो कि इन दोनों पिंडों के केंद्र में लग रहा है, ठीक है, केंद्र में, ये केंद्र में लग रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे केंद्रीय बल है, जो वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्रों पर कार्य करता है। इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, यह वाला इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ठीक, विपरीत दिशा में। यह बल स्थिर व गतिशील पिंडों पर भी लागू होता है। चाहे वस्तु जैसे कि हमारी पृथ्वी है वह गतिशील है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है, तो जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि गतिशील वस्तु है। हम सूर्य को स्थिर मानते हैं, वह किसी और सौर मंडल या किसी भी दूसरे ग्रह का परिक्रमा कर रहा होगा, हमें अभी ऐसा ही फील होता है कि सूर्य स्थिर है जिसके चारों तरफ सभी ग्रह पिंड उसका परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक। लागू होता है, पिंडों का द्रव्यमान आवश्यक होता है। द्रव्यमान मैंने आपको दो चीजें बोली, द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में कुछ एक डेफिनेशन है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। गुरुत्वाकर्षण जो है वह दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, और जो गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। दो ग्रह, बड़े बड़े ग्रह हैं, अगर गुरुत्व बल की बात करेंगे तो किसी एक ग्रह पे आ जाओगे, उस ग्रह की सतह पर लगने वाला बल है। जैसे हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं, तो जैसे अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे हम लोग हैं, तो हम लोग पे अर्थ जो एक बल, आकर्षण बल लगा करके अपनी केंद्र की तरफ खींच करके रखा हुआ है, उसे हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं। यही अंतर है, गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में लगने वाला आकर्षण बल है, और गुरुत्व बल किसी एक पिंड की सतह पर, उस सभी उसके आसपास की वस्तुओं पर वह एक आकर्षण बल लगा रहा है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। इतनी बात याद रखोगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी दिशा वस्तु के गुरुत्व केंद्र के अनुदिश होती है, जो भी हमने पढ़ा। यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक। फिर उसके बाद गुरुत्व बल कोई ग्रह, पृथ्वी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रमा भी आप ले सकते हो, अपनी सतह पर या अपने आसपास स्थित पिंडों पर जो आकर्षण बल लगाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। आई होप समझ में आ गया, ठीक। गुरुत्व बल को F = mg से डिनोट करते हैं, और हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्व बल है स्मॉल g से जिसे डिनोट करते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसे हम लोग एक टाइप से एक्सेलरेशन मानते हैं, इसलिए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो और अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो इसका 1/6 हो जाएगा, जो गुरुत्व बल है पृथ्वी का उसका 1/6 कर देंगे तो हमारे चंद्रमा का गुरुत्व बल आ जाएगा। चंद्रमा में जो ये गुरुत्व बल लग रहा है या ग्रेविटी जो लग रही है वह 1/6 है हमारे अर्थ का, इतना याद रखोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बल के दो प्रकार देख लिए, एक घर्षण बल देख लिया और एक हमारा गुरुत्वाकर्षण बल देख लिया, ठीक। अब बात करते हैं अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो साथियों, अगर किसी वृत्त में वृत्तीपात है, कुछ सर्कल इस टाइप का, तो अगर इस वृत्तीपात में कोई भी वस्तु मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा और सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दो फोर्स लग रहे होंगे। अगर इस सर्कल की बात करें, यहां पे किसी एक पिंड को बात करें जो कि मूव कर रहा है इस सर्कल में, जो कि मूव कर रहा है इस सर्कल में, एग्जांपल देखो, ये एक बालिका है जो कि बाल्टी लेकर के कुछ इस तरीके से रस्सी बांध करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक बाहर की तरफ लग रहा है और एक सेंटर के अनुदिश, दो फोर्स यहां पर लग रहा है। तो यहां पे एक फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री बल होगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री बल होगा। जो केंद्र की तरफ लग रहा है उसे अभिकेंद्री बल बोलेंगे, ठीक।
अभिकेंद्री बल, और सेंटर से बाहर की तरफ जो लग रहा है वह अपकेंद्री बल। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, इसी बल के द्वारा कोई गाड़ी जब टर्न करती है तो वो टर्न इजीली कर पाती है। किसके द्वारा? ये अभिकेंद्री बल के द्वारा। ठीक, और अचानक से आपने एग्जांपल देखा होगा कि अगर गाड़ी स्पीड में है और कोई रोटेट कराता है तो आप, अगर वो लेफ्ट हैंड में रोटेट करा रहा है तो आप राइट में गिरते हो, और जो मिरर होता है उसमें आपको धक्का लगता है। समझ रहे हो? तो जो बाहर की तरफ आपको एक फोर्स फील आप कर पा रहे हो वह अपकेंद्री बल है। ठीक, ठीक है, और गाड़ी जो मुड़ पा रही है वह मुड़ पा रही है तो अभिकेंद्री बल के द्वारा मुड़ पा रही है। आपने जो फील किया वह अपकेंद्री बल है, गाड़ी जो मुड़ पा रही है वह किसकी वजह से, किस फोर्स की वजह से? अभिकेंद्री बल की वजह से मुड़ पा रही है। इतना आपको याद रखना है। तो आप चीजों को देखो, अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स, यह वृत्तीय पथ में गति करने वाली वस्तु पर लगने वाला बल है। ठीक, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसे को अभिकेंद्री बल कहते हैं। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो F = mv² इसे आप लोग को याद रखना है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है mv²/r, जहां पर m क्या है? जिस वस्तु को रोटेट करा रहे हो उसका द्रव्यमान, v क्या है? जितनी आपने उस वस्तु को वेलोसिटी दी है, जितने वेग से वह मूव कर रहा है। r क्या है? r इस रस्सी की, जो आप रस्सी की बात कर रहे हो ना, ये सेंटर त्रिज्या बोल सकते हो। इस सर्कल जो बन रही है, इस सर्कल की त्रिज्या है। ठीक, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? हो सकता है फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल पूछ दे, आजकल पूछा जा रहा है। ठीक, कुछ उदाहरण है, जब कोई कार या रेल या कोई भी गाड़ी मुड़ती है तो वह किस बल के द्वारा मुड़ती है? तो वह अभिकेंद्री बल के द्वारा मुड़ती है। ठीक, ठीक है। ग्रह जो हैं, सूर्य, ग्रहों को, सूर्य तथा उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। मैंने अभी बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, उसमें और सूर्य के बीच में जो बल लग रहा है वह गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक, तो वह दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, एक दूसरे की तरफ आकर्षण करके रखे हैं। लेकिन पृथ्वी अगर रोटेट कर पा रही है तो रोटेट करने में जो एक बल फील कर रहा है पृथ्वी, वो अभिकेंद्री बल भी फील कर रहा है, तभी वो रोटेट इजिली कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा साइकिल सवार वृत्तीय मार्ग पर, जब आप साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हो और अचानक से टर्न आता है तो आप क्या कर होते हो? थोड़ा सा झुक जाते हो और रोटेट होते हो। तो जो आपने फोर्स फील किया झुके जिस तरफ, सेंटर की तरफ, वही है हमारा अभिकेंद्री बल। और आकाश में जब हवाई जहाज उड़ता है तो जब वो मुड़ता है, ऐसे उड़ रहा है, जब वो मुड़ता है तो आप देखते हो वो हल्का सा रोटेट होकर के ऐसे मुड़ता है। तो ये सारे के सारे अभिकेंद्री बल की वजह से मुड़ पा रहे हैं, तो यहां पे अभिकेंद्री बल लग रहा है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक, ये कार है, ये कार जो मुड़ पा रहा है यहां पे, ये अभिकेंद्री बल के द्वारा, और इसके बाहर एक बल लग रहा है अपकेंद्री बल, जो कि मैंने आपको बोला जो कि आपको धक्का फील होता है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक, अब देखो अपकेंद्री बल की एग्जाम्पल। ठीक, एक चीज इसमें याद रखो कि इसको छद्म बल या स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। सेंटर के बाहर की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। ठीक, उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित है, जैसे कि झूला है या फिर झूले की रस्सियों को, झूले में अगर आप झूलते हो और झूले की रस्सी को नहीं पकड़ते हो तो आप एक फोर्स फील करते हो, जिसकी वजह से आपको एक डर लगता है कि मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। तो जो गिरने का डर है वो ऐसा लगता है ना कि कोई खींच रहा है ना, तो वही जो बल है वह अपकेंद्री बल है। और बाकी मैंने जो कार में बैठा वाला जो व्यक्ति है बताया था कि जब कार रोटेट कर रही है, अचानक से लेफ्ट में और राइट में आप गिरते हो, तो वह अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गिर रहे हो। ठीक, तो यहां पर बल समाप्त होता है।
अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। बल में और भी बहुत सारे टाइप के बल होते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने बल सफिशिएंट हैं। आप इनको अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, ठीक। अब बात करते हैं कार्य की, ठीक। क्या होता है कार्य? तो साथियों, किसी भी वस्तु या पिंड पर मान लेते हैं इसका मास जो है m है, ठीक। एक बल आरोपित करते हैं कैपिटल F, तो क्या होगा? यह पिंड कुछ विस्थापित होगी अपने पोजीशन से, कुछ इस पोजीशन पे आ गई, ठीक। मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह d है। फोर्स लगाया F और यह कुछ विस्थापित हुई, स्मॉल d डिस्टेंस, इसने विस्थापन प्राप्त किया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर कुछ कार्य हुआ है। वह कार्य कितना हुआ है? वर्क डन हुआ है, जिसको W से डिनोट करते हैं। वह कितना हुआ है? जितना हमने बल आरोपित किया था कैपिटल F, और वस्तु के द्वारा जो भी विस्थापन हुआ है उसके गुणनफल के बराबर होता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो हमने बल आरोपित किया था वह बल है, और यहाँ पे ये जो विस्थापन हुआ है वह है। इसे आपको याद रखना है, कार्य का फॉर्मूला है। ये बिल्कुल सिंपल वे है, ठीक। कि हमने सिंपल 0 डिग्री पर हमने फोर्स लगाया था, किसी एंगल पे नहीं। तो आपको इतना फॉर्मूला तो कम से कम बेसिकली याद होना ही चाहिए। अब यहां पर जो विस्थापन की मैंने बात की, मतलब डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दिया, डायरेक्शन मैंने दे दिया कि फोर्स इधर जा रहा है तो वस्तु भी उसी डायरेक्शन में मूव की है। तो हम यहां बोलेंगे कि कार्य जो है एक सदिश राशि है, कार्य जो है एक सदिश राशि है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि सर फोर्स का मात्रक हमने अभी न्यूटन पढ़ा था, और ये डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, और इसका हमने पढ़ा है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होना चाहिए, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होना चाहिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? जूल। तो कार्य की यूनिट क्या हो गई? जूल, ठीक। सर न्यूटन मीटर बता रहे हो? हाँ वो ही है। न्यूटन मीटर को एक शब्द में जूल हमने नाम दिया है, ठीक। एक जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक। तो कार्य की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक। अब इसके विमीय सूत्र की अगर बात करें, विमीय सूत्र की, तो आप लोग निकाल पाओगे क्या? हमने अभी बल का निकाला, ठीक। बल का आपको विमीय सूत्र लिखना है, फिर डिस्टेंस का लिखना है, और दोनों को कंबाइन कर देना है। कैसे? बल का हमने क्या पढ़ा अभी? ma, फॉर्मूला हमने यही पढ़ा ma। m का हमारा विमीय सूत्र था कैपिटल M, और a का था LT-2, ये हो गया बल का, ठीक। जबकि यहां पे हमको क्या चाहिए? बल इंटू विस्थापन, डिस्टेंस और चाहिए। तो मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसका? d का, मतलब एक लेंथ है, तो ये हमारा आ जाएगा विमीय सूत्र कार्य का, वर्क डन का। क्या हो गया? mL²T-2, ये हो गई डायमेंशन फॉर्मूला। क्या क्लियर है? वर्क डन बहुत इजी है, समझ में आया? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में विस्थापन हुआ है, तो हम बोलेंगे धनात्मक कार्य हुआ है। जिस डायरेक्शन में बल लगाया था उसी डायरेक्शन में विस्थापन हुआ है, तो हम बोलेंगे धनात्मक कार्य है। अगर बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य है। कहने का मतलब, अगर बल लग रहा है इधर और विस्थापन हो इधर, या फिर बल लग रहा हो इधर, विस्थापन हो रहा हो इधर, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक कार्य।
सर ये कौन सी बात है, बल आप लगाओगे इधर, वस्तु पीछे कैसे जाएगी, ये कौन सी लॉजिक हो गई, इलॉजिकल बात। बिल्कुल, देखो बच्चों, अगर आप बल लगाते हो इधर और ये सरफेस कांटेक्ट में है तो एक फोर्स लगेगा पीछे, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। इस घर्षण बल की वजह से अगर मैं कार्य की बात करूं, मैं इस फोर्स की वजह से नहीं बोलूंगा, इस घर्षण बल की वजह से बोलूंगा, तो क्या होगा, विस्थापन इधर हो रहा है, ये डी विस्थापन हुआ, घर्षण बल इधर लग रहा है, तो यहां पे मैं अगर W की बात करूंगा तो घर्षण बल इंटू विस्थापन होगा। बल जो है नेगेटिव है तो हमारा जो वर्क डन आएगा वह भी नेगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक कार्य होगा। मैंने घर्षण बल में ही पढ़ाया था कि घर्षण बल के द्वारा जो भी कार्य होगा वह ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक, तो हमने पढ़ा कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, हमने बल लगाया और लगाते गए, परंतु वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ, वस्तु जहां थी वहीं पर टिकी है, तो हम बोलेंगे जो कार्य हुआ वह जीरो हुआ। तो आप तीनों कार्य पढ़ सकते हो, इसे नोट कर लो। ठीक, तो तीनों कार्य हो सकते हैं हमारे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो, इतनी बात हो गई, थोड़ा सा मैं इसके फॉर्मूले में ऐड अप करूंगा। ये हमारे पास एक पिंड था, अभी फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया था, अब मैं फोर्स थोड़ा सा चेंज करके एंगल पे इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है, यहां पे कुछ थीटा एंगल बन रहा है। तो क्या होगा सर, ये जो वस्तु है थोड़ा आगे भी जाएगी, थोड़ा सा ऊपर भी उठेगी, मतलब यहां पे जो हमने बल लगाया उसके दो भाग डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा इस बल के द्वारा इसे आगे खींचा जा रहा है और थोड़ा सा इसे ऊपर भी लिया जा रहा है, तो इसे बल को हमने दो भागों में डिवाइड किया, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहां से आया आपका F cos थीटा और ऊपर जाएगा तो F sin थीटा। तो इस वस्तु को आगे कौन लेकर के जा रहा है, तो इस वस्तु को F cos थीटा आगे लेकर के जा रहा है। तो यहां पर जो कार्य हम बताएंगे, तो जो वर्क डन हम लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा विस्थापन D, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FD cos थीटा। पीछे हमने क्या निकाला था, F इंटू D, अभी क्या बता रहा हूं, FD cos थीटा। थोड़ा सा cos थीटा क्यों आया, क्योंकि जो हम बल लगा रहे हैं कुछ एंगल पे लगा रहे हैं, इसे भी आप देख लो, समझ लो, कभी आएगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ के रखो। आगे देखो, मैंने अभी बताया एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक जूल है। ठीक, अगर हम अर्ग की बात करें तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक, अब विमीय सूत्र अभी मैंने इसके पीछे बताया था, क्या निकाला था, ml² t-2, डायमेंशनल फॉर्मूला ये हमारा हो गया कार्य का, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं उदाहरण बता करके आगे बढ़ता हूं। चलो, धनात्मक कार्य क्या है, मैंने क्या बोला, विस्थापन और बल की दिशा समान हो तो धनात्मक कार्य होगा, या फिर दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा हो, कोण बन रहा हो, वह न्यून कोण हो तो धनात्मक कार्य होगा। कैसे, यह एक न्यून कोण ही है, न्यून कोण जो 0 से 90 के बीच में लगता है, बनता है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में बनता है, और सम कोण जो 90 डिग्री का एंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, उदाहरण देखो धनात्मक कार्य का। ठीक, जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, जैसे कि मैं अगर इस वस्तु को छोड़ूं, ये अगर नीचे गिर रहा है गुरुत्व के अधीन,
तो इसके द्वारा धनात्मक कार्य किया जा रहा है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है और बल भी नीचे लग रहा है। ठीक, मगर अगर मैं इस वस्तु को नीचे से ऊपर उठाता हूं तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो कार्य हो रहा है वह ऋणात्मक कार्य हो रहा है। लेकिन मेरी वजह से जो कार्य किया जा रहा है वह धनात्मक है, क्योंकि मैंने बल ऊपर लगाया है और डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वह भी ऊपर लग रहा है। तो यहां पे दोनों को आपको समझना है। जैसे कि मैंने फोर्स लगाया था, घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा था, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया गया वह धनात्मक था, घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया गया वह ऋणात्मक था। क्या क्लियर है? अब मैं इस वस्तु को नीचे से ऊपर उठा रहा हूं तो मेरे द्वारा जो कार्य किया गया धनात्मक है। क्यों? क्योंकि मैंने बल ऊपर की तरफ लगाया है और विस्थापन भी ऊपर की तरफ हुआ है। परंतु अगर मैं बोलूं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल की वजह से इसमें कौन सा कार्य किया गया, तो बोलोगे ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्व बल जो है नीचे की तरफ लग रहा है और हमने उठाया ऊपर की तरफ है, मतलब विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, गुरुत्व बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए बोलेंगे ऋणात्मक बल। ठीक, सेम चीज शून्य कार्य, अगर हमने कोई भी विस्थापन नहीं किया तो वहां पर जो कार्य होगा वह शून्य कार्य होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? एक कूली जो अपने सर पर सूटकेस उठाकर चल रहा है तो उसने बल ऊपर की तरफ लगा रखा है, कूली ने बल ऊपर की तरफ लगा रखा है और विस्थापन आगे की तरफ कर रहा है। तो आप नहीं देख पा रहे हो कि विस्थापन इस डायरेक्शन में है और बल इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए 0 डिग्री मतलब इसलिए 0 वर्क डन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो इतनी चीजें याद रखोगे, ये नोट डाउन कर लो। एंगल अगर न्यून कोण है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंगल अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन 0, एंगल अगर अधिक कोण है तो वर्क डन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इधर आपका विस्थापन हो रहा है, उधर फोर्स लग रहा है, तो आपका उल्टी डायरेक्शन में फोर्स और विस्थापन होगा तो ऋणात्मक कार्य होगा। क्लियर है? ठीक, अब कुछ चीजें हैं ऊर्जा और शक्ति, तो इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ फटाफट, है ना। यहाँ पे क्विज वगैरह कराई जाती है और करंट अफेयर आपको अवेयर रखा जाता है। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ हैं इस लेक्चर्स के, यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा अदर जो भी सोशल नेटवर्किंग है यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा और मजा आ रहा होगा इस सीरीज को देखते हुए, समझते हुए। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ये मेंस की सीरीज थोड़ी सी लंबी होती है, आपको पेशेंस रख करके थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप मेहनत कर लेते हो तो बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी, और मेंस निकालना है तो मेहनत आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।